गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आईसीजीएस सार्थक। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की एक शिप जो सार्थक है उसको कमीशन कर लिया गया है। गोवा में इसको कमीशन किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। कमीशन चाहे इसको गोवा में किया हो, लेकिन ये कहाँ पर बेस्ड होगी? पोरबंदर में, गुजरात में। और ये इंडिया का जो वेस्टर्न सी बोर्ड है वहाँ उस एरिया की सिक्योरिटी को देखेगी। तो ये फोर्थ इन द सीरीज है। 5 टोटल ऐसे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। उसमें ये फोर्थ नंबर पर है। अभी एक और आने वाली है आने वाले टाइम में। 9100 किलोवाट डीजल का इसका इंजन है और मैक्सिमम स्पीड ऑफ 26 नॉट्स को ये अचीव कर सकती है। स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लगी है, मशीनरी लगी है, सेंसर्स लगे हैं, वेपन्स लगे हैं, ताकि ठीक से ये कमांड कर सके और ये अपनी कोस्ट गार्ड के जो आपके फंक्शंस होते हैं, सर्च रेस्क्यू, कॉम्बैटिंग मैरीटाइम क्राइम्स, ये सब जो है वो देख सके। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो कोस्ट गार्ड जो है वो हमारे इंडिया की मैरीटाइम इंटरेस्ट और मैरीटाइम लॉ को इन्फोर्स करने के लिए बनाई गई है। और ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स को तो देखती ही है, कॉन्टिग्यूअस जोन्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, इन दोनों एरियाज को भी सिक्योरिटी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जिन्होंने तो यूएन क्लॉज पढ़ा है तो उन्हें पता होगा टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, कॉन्टिग्यूअस जोन क्या होता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम कभी ना कभी इसको वीडियो में कवर करेंगे। हमने वैसे कई बार इसको कवर किया है ऑलरेडी। सो 1971 की वॉर के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि मैरीटाइम बॉर्डर्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमने जो है एक रुस्तम जी कमेटी बनाई और उसके बेसिस पर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसको बनाया गया एक एक्ट के द्वारा। 1978 में वो एक्ट पास हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। उसके बेसिस पर एक इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स इंडिया में बनाई गई। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो है वो फंक्शन करती है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। आईसीजीएस सार्थक. So an indigenously built Indian Coast Guard ship Sarthak was commissioned recently at Goa by the Director General of Indian Coast Guard. So the ship may have been commissioned at Goa, but it will be based at Porbandar in Gujarat, and it will oversee the security of India's western seaboard. So there are total 5 offshore patrol vehicles which are being built at the Goa Shipyard Limited, and this Sarthak is the fourth in this series of 5 vehicles. So it has two 9100 kilowatt diesel engines and it can attain a maximum speed of 26 knots. It has, of course, the state of the art equipment, machinery, sensors, etc. And it will be a formidable force in protecting the coastal assets of India or coastal territory of India. So let us see something about Indian Coast Guard also. So it is a force which protects India's maritime interests and it also enforces maritime law. So apart from the territorial waters, it also oversees or it has the jurisdiction over the contiguous zone as well as the exclusive economic zone. So it came into being after the 1971 war, when we realized that apart from the land borders, it is very important to secure our maritime borders also. So we made a Rustamji committee which gave the blueprint for this Indian Coast Guard, and we uh, passed an act, namely Coast Guard Act, in 1978, based upon which an independent armed force of India to safeguard the maritime assets and maritime waters were established. So this comes under the Ministry of Defense and it has its headquarters at New Delhi. Okay, so now let us see the next topic, which is Urban Mobility India Conference. तो 29 अक्टूबर यानी कि आज से जो है आपका 14th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। तो इसका थीम इस साल का है मोबिलिटी फॉर ऑल, और इसके अंदर हम कैसे इक्विटेबल एक्सेस दे सकते हैं, इंक्लूसिव अर्बन ट्रांसपोर्टेशन कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशंस की जाएंगी। और अफोर्डेबल, क्लीन, सेफ, इंफॉर्मेटिव, एफिशिएंट, एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को बनाने की जो है वो डिस्कशंस की जाएंगी। अब इसके अंदर एक कॉन्क्लेव सेशन भी किया जाएगा जिसमें इंडिया एट 75 मोबिलिटी फॉर ऑल के ऊपर डिस्कशंस की जाएंगी।
ताकि एक इंक्लूसिव हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हम दे सकें, कोई भी इसमें पीछे ना रह पाए इसके एक्सेस में, जेंडर इंक्लूसिव हो और इकोनॉमिकली इंक्लूसिव हो, ठीक है, ताकि सबके लिए अफोर्डेबल हो। हम ऐसा अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना चाहते हैं। तो अब इसका बैकग्राउंड क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? तो नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 में जो हमने निकाली थी, जिसमें हम स्टेट और सिटी लेवल की जो है हम अर्बन ट्रांसपोर्ट इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारी सिटीज़ और अर्बन एरियाज़ हैं वो एनुअल कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा जो है एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखें। तो हमने उसी के अंदर ऐसी एक कॉन्फ्रेंस जो है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें क्या होगा कि जो बेस्ट माइंड्स हैं, जो बेस्ट प्रोफेशनल्स या टेक्नोलॉजी और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके साथ जो है हमारी जो अर्बन गवर्नमेंट्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगी और अपने आप को वो अप टू डेट रख सकेंगी कि क्या इस टाइम पर अर्बन ट्रांसपोर्ट में बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबली चल रही हैं, ठीक है। तो एक तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको, ताकि वो सारे प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर्स, प्रैक्टिशनर्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर। तो इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे सिटी लेवल या अर्बन गवर्नमेंट लेवल पर। तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी सीखते हैं, और मार्केट में इस टाइम पर ग्लोबली क्या कौन कौन से अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके आ चुके हैं उसके बारे में भी इनको पता लगता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। सो द 14th edition of Urban Mobility India Conference will be organized today by the Ministry of Housing and Urban Affairs, and the theme of this conference will be mobility for all, and we want to ensure that we provide equitable access and promote inclusive urban transportation in India. So the aim is to provide affordable, clean, safe, efficient, accessible transport systems. So there will be another theme which will be discussed at the conclave session of this conference, that is the India at 75 Mobility for All theme. So the importance of this theme is that we want to ensure that our urban transport systems are inclusive, no one is so that no one is left behind in this urban mobility. It is gender inclusive as well as economically inclusive, that is, it is economically affordable for all. So it is basically about inclusion. So that's why we want to ensure that our urban transport systems are sustainable and inclusive. So why we organize these conferences? So as per the National Urban Transport Policy of 2006, it was decided that Government of India will build the capacities of state and city level so that they can address the problems associated with urban transport. And it also laid down the guidelines for development of equitable and sustainable urban transport systems. So we organize such annual international conferences as well as exhibitions so that our city and state level governments can interact with uh, international as well as national experts or technology and service providers, policy makers, professionals, etc., so that they can interact and remain up to date with the latest and best urban transport practices globally. Okay, so now let us see the next topic, which is safety of child on motorcycle. सो अब आपका जो सेक्शन 129 है मोटर व्हीकल्स एक्ट का, उसके अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि अगर उनको लगता है तो वो ऐसे रूल्स बना सकते हैं ताकि हम सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 4 years को इंश्योर कर सकें, जो कि अगर कोई मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं तो, ठीक है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स प्रपोज किए हैं, जैसे कि कहा है कि अगर कोई भी व्हीकल जा रहा है, कोई भी व्हीकल जा रहा है जिसके अंदर 0 to 4 years ऑफ एज के कोई चिल्ड्रन है, तो उसको एक हार्नेस पहनानी पड़ेगी चिल्ड्रन को, ताकि जो हार्नेस होगी, आप समझ लो एक आपके हार्नेस क्या होती है, जैसे आपका बैग की होती है ना, तो वैसे एक हार्नेस पहनानी पड़ेगी जो कि राइडर के साथ अटैच होगी, ताकि बच्चा जो है वो व्हीकल से गिर ना सके, ठीक है। एक वेस्ट पहनानी पड़ेगी जो कि एडजस्टेबल होगी, ताकि बच्चे को वो टाइट ना हो, वो एडजस्टेबल हो। और दो ऐसे लूप्स होंगे जो कि बच्चे को कवर करके रखें और उसके लेग्स को भी उसको कवर करके रखें, ताकि बच्चा जो है उसके गिरने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो, ठीक है। अब ये भी इसमें कहा गया है कि अगर कोई ऐसी मोटरसाइकिल जा रही है जिसमें 4 साल तक का बच्चा बैठा हुआ है, तो उस मोटरसाइकिल की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये रूल्स प्रपोज किए हैं गवर्नमेंट ने
और देखते हैं, ये ड्राफ्ट रूल्स है अभी, तो इसको एक्सेप्टेबिलिटी देखते हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गए तो गवर्नमेंट इसको, अगर ये एक्सेप्ट हो गए तो गवर्नमेंट इसको आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, सेफ्टी ऑफ चाइल्ड ऑन मोटरसाइकिल. So you know that Vehicles Act, the Amendment Act was recently passed in 2019, and the section 129 of this act has a provision in which the central government may provide for the measures for the safety of children below 4 years of age who are being carried on a motorcycle. So, based upon these powers, the central government has proposed some rules, and they have said that if any motorcycle is carrying children between the age of 0 to 4 years, they will have to ensure that the child is wearing a harness and it is attached with the pillion of the rider, or with the pillion. This harness is attached with the pillion, and this rider, that is the child, has so that the rider, that is the child, will have a less chance of falling off the vehicle. Okay, so it would, how it would be, how this harness would be attached. So a vest would be worn by the child, and this vest would be adjustable so that the child does not feel uncomfortable, and there will be two crossing over loops which will be formed, and it will go from the legs of the passenger, that is that is the child, and it will be attached to the rider, or the pillion, or the rider rather. Okay, so there are also rules about the maximum speed limit. So in case if someone is carrying a child on a motorcycle and the child is up to the age of 4 years, then the speed limit would be 40 kilometers per hour for that particular vehicle. Okay, so now let us see the next topic, which is मुल्ला पेरियार डैम. तो अभी आपको पता है कि ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है, मुल्ला पेरियार डैम. पिछले एक साल से ही इसमें बहुत न्यूज़ में चलता है ये डैम. कभी ना कभी केरला और तमिलनाडु के बीच में इसमें कन्फ्लिक्ट आता ही रहता है. तो लेटेस्ट सेट ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है कि अब जो है केरला में बहुत बारिश हो रही है, तो एक पर्सन ने जो है वहाँ पर पटिशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में कि आप जो है मैक्सिमम वाटर लेवल बताओ कि किस मैक्सिमम वाटर लेवल को जो है अचीव करने के बाद डैम के गेट्स को खोला जाएगा. तो केरला ने बोला है कि 139 फीट से ऊपर वाटर लेवल नहीं जाना चाहिए, ठीक है. अब तमिलनाडु ने बोला है कि 137.2 फीट तो ऑलरेडी पहुंच चुका है अक्टूबर 25 को, और केरला ने जो है इस कंटेक्स्ट में बोला है कि 139 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने बोला है कि 2006 और 2014 में जो है मैक्सिमम वाटर लेवल जो है सुप्रीम कोर्ट ने 142 फीट जो है वो डिसाइड किया था. तो इसी के बेसिस पर जो है उनको डिसाइड करना चाहिए. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सुपरवाइजरी कमेटी जो कि बनी हुई है ऑलरेडी मुल्ला पेरियार डैम के लिए, उनको बोला कि आप जल्दी से जल्दी बताओ और फर्म डिसीजन लेके बताओ कि कितना मैक्सिमम वाटर लेवल जो है वो मेंटेन किया जा सकता है मुल्ला पेरियार डैम में, ठीक है. अब इसमें रूल कर्व का रोल भी है, ठीक है. तो रूल कर्व क्या होता है कि फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल होता है आपके रेजर्वोयर में, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम होता है. तो उसके बेसिस पर एक रूल कर्व निकाला जाता है. रूल कर्व के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कितने जो है अमाउंट ऑफ वाटर के बाद जो है गेट्स को ओपन कर दिया जाएगा ताकि डैम को नुकसान ना हो. तो अभी मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी को बहुत जो है वो गुस्सा किया था एक तरह से, और कहा था कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि डैम को कोई नुकसान पहुंचता है तो जो उसके लिए आपको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, और आपने रूल कर्व के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है. तो ये तीन कोर इश्यूज़ को जो है सेफ्टी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सुपरवाइजरी कमेटी को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि एक तो देखो कि परफॉर्मेंस कैसी है इस डैम की, और रूल कर्व को आप जो है वो फाइनलाइज करो. रूल कर्व मतलब कि कितना जब वाटर का लेवल पहुंच जाएगा तब आपको गेट को ओपन करना है, और कंप्लायंस रिपोर्ट को सबमिट करने को कहा था 4 वीक्स के अंदर, ठीक है. अब इसमें बहुत कन्फ्लिक्ट चलता रहता है. केरला गवर्नमेंट हमेशा तमिलनाडु गवर्नमेंट को जो है वो अक्यूज़ करती रहती है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो पुराने मेथड्स के थ्रू जो है वो गेट ऑपरेशन जो है वो चलाती है, और तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो कोई और एलिगेशन लगाती रहती है केरला गवर्नमेंट पे. तो ये हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहता है. तो इतना कन्फ्लिक्ट क्यों होता है इसके बारे में देखते हैं. तो ये मुल्ला पेरियार डैम जो है वो मुल्लायार और पेरियार रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस में बनाया गया है. केरला में पड़ता है ये डैम, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में.
चाहे ये डैम केरला में पड़ता है, लेकिन 999 ईयर की लीज के मुताबिक ब्रिटेन ने ये डैम की जो लीज है, इसकी ऑपरेशनल राइट्स जो है वो तमिलनाडु को दिए हुए हैं, ठीक है। तो डैम पड़ता है केरला में, लेकिन इसको मैनेज कौन कर रहा है? तमिलनाडु, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट यहीं से अराइज हो गया, ठीक है। तो अब इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस डैम को क्यों बनाया गया था? ताकि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेरियार, उसको ईस्टवर्ड साइड शिफ्ट किया जा सके, ताकि जो आपका रेन शेडो एरियाज हैं तमिलनाडु के कुछ सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर सूखा पड़ा रहता है, तो वहां पर इस पेरियार रिवर को, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो, लेकिन उसको ईस्ट में शिफ्ट किया जा रहा है इस डैम को बना के, ताकि उसका पानी जो है वो उस रीजन में जो है वो शिफ्ट किया जा सके, ठीक है। अब पेरियार रिवर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, इसको हम लाइफ लाइन ऑफ केरला भी कहते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द फ्यू पेरेनियल रिवर्स हैं, मतलब ये पूरे साल बहती है ये रिवर, इसमें पानी पूरे साल रहता है। और ये शिवागिरी हिल्स जो है वेस्टर्न घाट्स के, वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और पेरियार नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो होती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, मुथीरा, पूजा, मुलायार, चेरुथोनी, पेरिनजन, कुती। ओके, तो अब याद रखो, ये आपके जो, जैसे ये न्यूज़ में आ गई ना पेरियार रिवर, जैसे आपको इस बार का एग्जांपल दूं तो ब्राह्मणी रिवर जो है वो न्यूज़ में थी, तो उसके ऊपर ही क्वेश्चन आ गया। तो अगर जिसने ब्राह्मणी रिवर का हमारे इसमें करंट अफेयर्स में भी जो टॉपिक जो है वो कवर किया होता, तो वो क्वेश्चन को आराम से आप अटैम्प्ट कर सकते थे, चाहे आपने इन डिटेल ब्राह्मणी रिवर के बारे में नॉर्मली ना पढ़ा हो अपने नोट्स में या ज्योग्राफी में ना पढ़ा हो, सिर्फ आपने करंट अफेयर्स में उसको अगर कवर किया होता तो आप उस क्वेश्चन को जो है अटैम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे ही आप पेरियार रिवर जो है भी न्यूज़ में चलती है, तो वैसे भी पिछले एक साल से बहुत न्यूज़ में चल रही है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप इस पर क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट वे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, कि जिसमें आपको 4-5 रिवर्स दी होंगी, या फिर ये 4-5 नाम दिए होंगे और पूछा होगा कि पेरियार रिवर के बारे में। तो अगर आपको सिर्फ पेरियार रिवर के फैक्ट्स पता है तो भी आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। सो नाउ let us see this topic in English. Mulla Peria Dam. So Supreme Court has directed the supervisory committee to immediately decide the maximum water level that can be maintained at Mulla Peria Dam. So those from the south of the country, they must be knowing that this Mulla Peria Dam is an issue between Kerala and Tamil Nadu governments, and this has been in this conflict has been in operation for several years now, and Kerala is saying that the water level should not go beyond 139 feet, while Tamil Nadu is saying that the water level has already reached 137.2 feet at 9 a.m. on October 25. But Kerala is saying that in the judgments of 2006 and 14, the Supreme Court fixed the maximum water level at 142 feet. That's why, because of conflict situation between Kerala and Tamil Nadu, Supreme Court has asked the supervisory committee, which is overlooking the issues of Mulla Peria Dam, to decide immediately as to what level of maximum water level can be maintained at the Mulla Peria Dam. So there is a concept called rule curve. So once this based upon this rule curve, any management authority of a dam decides when to open the floodgates or the gates of the dam. So that's why the Supreme Court asked the Tamil Nadu Chief Secretary that if you follow a wrong model of a rule curve and you fail to take action, you will be held personally responsible, and appropriate action will be taken against you if you give false information regarding the rule curve for the Mulla Peria Dam. Okay, so there were several issues of safety regarding the monitoring and performance of the dam, how much should be the rule curve. So there are already several conflicts between Kerala and Tamil Nadu with respect to this dam. So let us see why these conflicts have arisen. So first of all, we have to know what is Mulla Peria Dam. So this dam is basically located on at the confluence of Mulayar and Peria rivers in Kerala's Idukki district. So the dam is located in Kerala, but it is maintained by the Tamil Nadu government. Why? Because the British gave the lease of this dam to Tamil Nadu government for 999 years. So that's why the root of the conflict stems from the fact that the dam is located in Kerala, but it is
managed by the Tamil Nadu government. That's why there have been conflicts regarding this particular dam. And what is the purpose of this dam? So it is using the west flowing river Periyar, and it is using that river, using this dam to move this river eastward, so that the arid region of Tamil Nadu can be provided water. Okay, so the Peria river is moving westwards, but it is moved west. It is moving westwards, but using this dam, this Tamil Nadu government is diverting the waters eastwards to the southern districts of Tamil Nadu, which are generally arid and which remain dry because of them being in the rain shadow regions. Okay, so about the Periyar River, it is the longest river in the state of Kerala. It is the lifeline of Kerala because it is one of the few perennial rivers in the state. It originates from Shivagiri Hills, and it has some tributaries. The main tributaries are Muthirapuza, Mulayar, Cheruthoni, Perinjakuti. So, like I've told you earlier, that there was a question on Brahmani River this year. So, we covered it in our current affairs section. So, in case you knew nothing about the other rivers which were mentioned in the question, if you only knew about the Brahmani river, you would have been able to attempt that question. So just remember that whenever there is a any location or any river or anything like that which gets into news, it becomes important. And if you only knew about Brahmani river, you could have easily attempted that question using the elimination method. Okay, so now let us see the next topic, which is अंडा सेल. तो जो गौतम नवलखा है, उनको जो है एक अंडा सेल जो है मुंबई की तलोजा जेल में उनको शिफ्ट किया गया था पिछले 1 महीने में. तो अब जो है कहा जा रहा है उनके लॉयर द्वारा कि वो एक तरह से उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया है. उससे क्या हो रहा है, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है. तो क्या सच में उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है, और ये अंडा सेल होती क्या है ये देखते हैं. तो अंडा सेल एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन सेल है जो कि सिर्फ सेंट्रल प्रिजन है वहीं पर बनाई जाती है, और इसमें हाई रिस्क प्रिजनर्स को रखा जाता है. तो ऑब्लॉन्ग शेप क्या होती है, ऐसे लंबी सी आपकी एक प्रिजन बना दी जाएगी. क्योंकि क्या होगा, अगर आप ऐसे बड़ी प्रिजन बनाओगे तो क्या होगा कि आप जो प्रिजनर के ऊपर पुलिस वाले नज़र नहीं रख पाएंगे ज़्यादा. अब अगर बहुत लंबी सी एक, अगर आपकी लंबाई में बड़ी होगी तो रूम तो नीचे से जो है वो उसकी ब्रेथ जो है वो छोटी होगी, हाइट लंबी होगी, ब्रेथ छोटी होगी. तो उससे क्या होगा कि आप परमानेंट नज़र रख पाओगे प्रिजनर के ऊपर. ठीक है, तो ये ऑब्लॉन्ग शेप प्रिजन बना दी जाती है. और ये इसका जो है जब पेट्रोलिंग करते हैं जो आपके जो पुलिस वाले, तो उसके ऊपर वो नज़र रख पाते हैं प्रिजनर के ऊपर परमानेंट, और बेटर व्यू मिलता है उनको उस प्रिजनर के ऊपर, प्रिजनर का. तो इसमें हर सेल, अब क्या ये सॉलिटरी होती है कन्फाइनमेंट? नो. एक जो अंडा सेल होती है उसमें कई इनमेट्स रहते होते हैं. ठीक है, जैसे कि ये एक बड़ा अंडा सेल है, उसके अंदर ही उसी प्रीमिसेस में 2-3 और भी प्रिजनर्स होंगे ऐसे ही. तो ऐसा नहीं है कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, बट यस, क्योंकि छोटी है वो सेल, वो मतलब एज़ कम्पेयर टू जो असल में आइसोलेशन सेल होती है वो बड़ी होती है, लेकिन उसमें असल में जो पर्सन है वो अकेला रहता होता है, आसपास कोई और प्रिजनर नहीं होता. वो होती बड़ी है, ऊपर से खुली होती है, लेकिन इसमें क्या है कि आसपास तो प्रिजनर्स हैं, लेकिन ये लंबाई में लंबी है और ब्रेथ इसकी बड़ी नहीं होती है. ठीक है, और कुछ टाइम में इसका जो है वो सेल को ओपन कर दिया जाता है ताकि जो है ओपन स्पेस में कुछ टाइम के लिए प्रिजनर्स जो है वो घूम सकें स्पेसिफिक आवर्स में. और इसमें ज़्यादा प्रिजन ऑफिसर्स होते हैं ताकि जो है प्रिजनर्स के ऊपर नज़र रखी जा सके. ठीक है, तो क्या डज अंडा सेल मीन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? जैसा मैंने आपको बोला कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होता है, बट एक तरह से बहुत ही आइसोलेटेड सेल होता है जिसके अंदर बहुत ही कम लोग होते हैं आसपास. और इसमें जो आइसोलेशन सेल्स हैं वो तो आपकी जो जिसमें अकेले रखा जाता है उसमें तो बहुत बड़ी वो सेल होता है, उसमें इवन सनलाइट भी आ पाती है, ऊपर से खुला होता है वो. लेकिन इसमें जो है ये ऊपर से खुला नहीं होता, आयरन रॉड्स लगी होती हैं इसमें, ताकि जो पर्सन, क्योंकि इसमें हाई रिस्क पर प्रिजनर्स रख रहे हैं हम, तो ताकि वो भाग ना पाएँ इसलिए हम उनको ऊपर से कवर रखते हैं इस सेल को. ठीक है, सो ये एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, बट यस थोड़ी सी इसकी कंडीशंस जो है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं इसके अंदर. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, अंडा सेल. सो
Gautam Navlakha, who is an activist, who was arrested in Elgar Parishad case, was shifted to this high security Anda cell of Mumbai's Taloja jail recently, and his lawyer has said that it is taking a toll on his health because he is imprisoned in an Anda cell, which is similar to solitary confinement. So, is it really solitary confinement? This Anda cell is it really solitary confinement? Let us see that. So basically, Anda cell is oblong shaped, so it is long, but it has small breadth. Like you know about the oblong shape. Okay, so upside down rectangular shape is basically oblong shape, in which is a high security prison cell. Only central prisons have this Anda cell. You already know about the shape of an egg, so it is also oblong shape. Okay, so why is it made like anda? Because we want to secure high risk prisoners in this cell, so that the patrolling prison officers can keep an eye over them, because it provides them better view. And this cell is not isolation. There are several other prisoners also, but of course this cell is smaller as compared to the cell which is given to the isolatory prisoners. Okay, so each cell opens inwards, but the prisoners are provided a chance to walk out in the open, in this open space, during specific hours. And there are more prison officers and staff which are posted in these anda cells, so that because high security or high risk prisoners are kept there. So does anda cell really mean solitary confinement? Like I said, it's not true, because it cannot be called solitary confinement because other prisoners are there, but it can be called that it is the most isolated cell in a central government prison. So generally isolated cells have bigger courtyards. They are big, and they are open from up above, so that sunlight can penetrate to the cell. But in case of anda cell, they are protected with iron rods from above, so that the high risk prisoners cannot escape those cells. So these are basically small cells, but they are not solitary confinement. Okay, so these were our topics for today. आज हमने अपने ग्रुप में वीकली करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन भी शेयर की है, सो जस्ट डाउनलोड दैट ऑल्सो. वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स. अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.